स्वागत है आप सभी का। मैं कुंदन कुमार चौधरी, संस्थापक सदस्य सोशियो लीगल लिटरेरी, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज कई मायनों में ये खास दिन है और खास तौर से चौरी चौरा की घटनाएं कांड से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है। इसके साथ साथ हमारी संस्था जो कि सोशियो लीगल लिटरेरी है, उसकी भी स्थापना दिवस आज है। आज ही के दिन हमने सोशियो लीगल लिटरेरी को 2020 में शुरू किया था। हमारा जो मेन मकसद है या कहें कि मेन काम जो है वो ये है कि हम संविधान, समाज और जो कानूनी मुद्दे हैं उन सब पर व्यापक बहस कैसे हो सके इसको सुनिश्चित करें। और आज इसी श्रृंखला में हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है हमारी टीम। हमारी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्ट। हम जब संविधान और समाज और कानून तीनों पर एक साथ काम कर रहे थे तो हमें महसूस हुआ कि समाज पर काम करने के लिए या फिर कानूनी जो विषय हैं, जैसे कई सारे लीगल जजमेंट्स होते हैं जो आम भाषा में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन सब पर काम करने के लिए एक अलग संस्था चाहिए जो कि एक अलग तरीके से, अलग ओरिएंटेशन से काम कर सकती है। दूसरे, जब हमें यह महसूस हुआ कि संवैधानिक शिक्षा बहुत हद तक जड़ तक नहीं पहुंच सकी है, समाज की जड़ तक नहीं पहुंच सकी है, तब हमें लगा कि हमें एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसकी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन, एक नई टीम बनानी चाहिए जो संवैधानिक शिक्षा पर स्पेशली काम कर सके। तो इसके तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्ट को एक साल बाद, मतलब कि 4 फरवरी 2021 में शुरू किया और आज उस संस्था का पहला वर्षगांठ पूरा हो रहा है। और चौरी चौरा आंदोलन के 100 साल पूरे हो चुके हैं और अभी चौरी चौरा आंदोलन 101वें साल में पहुंच चुका है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुभाष सर। सुभाष सर लगातार कई विषयों पर लिखते आए हुए हैं और इनकी कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं अगर कुछ का नाम लेना चाहूँ तो उसमें है अवध के किसान विद्रोह, फिर भील विद्रोह, टाटिया भील विद्रोह से शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है कि पिछले ही साल एक नई पुस्तक आई हुई है सर की। फिर इसके बाद सर कई विधाओं में, हिंदी की कई विधाओं में काम करते हैं जिसमें काव्य है, आलेख है, यहाँ तक कि सर पत्रिका संपादन का भी काम करते हैं। सर को कई सारे राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ पुरस्कारों का अगर मैं नाम लूं तो सृजन सम्मान है, फिर प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान है, फिर 18वां आचार्य निरंजन सम्मान है, निरंजन नाथ सम्मान है। जब मैं ये किताब चौरी चौरा किताब को पढ़ रहा था तो इसमें कई जगहों पर देखने को मुझे मिलता है कि सर ने उन सारे तथ्यों को सुधारा है जो तथ्य पहले चौरी चौरा से संबंधित अन्य किताबों में आ चुके थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं तथ्यों तक समुचित पहुंच ना होने के कारण से गलत थी। जैसे ये तथ्य कि सबसे पहले फांसी किसे और कब दी, तो इस तरह के कई सारे तथ्य की सुधार भी हुए हैं और एक तह तक जाने की कोशिश, क्योंकि मैंने इस किताब में एक जगह ये भी देखा था कि सर जिक्र करते हैं कि कैसे अभी भी कई सारे इंफॉर्मेशन है जिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है चौरी चौरा की घटना से संबंधित। तो उस पर भी सर ने इस किताब में बात की है। तो हम देख सकते हैं कि एक मतलब जो डोमेन कहा जाता है कि एक इतिहासकार ही इतिहास लिखता है, वो चीज ना होते हुए भी एक सरकारी तौर पर काम करते हुए, सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम करते हुए, फिर उसके बाद से अपने रास्ते को दूसरी तरफ आगे बढ़ाते हुए ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं, लिख रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारी समाज के लिए एक बहुत ही सफलता की बात कही जाएगी। सर, मैं चौरी चौरा की घटना के बारे में तो ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि उस पर आप अच्छे से टिप्पणी कर पाएंगे आप। लेकिन हाँ, इस किताब में जब इसका दूसरा भाग शुरू होता है, बेसिकली चौरी चौरा विद्रोह की महागाथा जब शुरू होती है, तो उसमें विलियम मॉरिस के संदर्भ से कुछ बातें लिखी गई है। मैं वो सीधे सीधे पढ़ देना चाहूंगा। चौरी चौरा का नाम अभी भी सार्वभौमिक रूप से पूरे भारत में जाना जाता है और इंग्लैंड में भी लोग इसे पर्याप्त परिचित हैं। इस त्रासदी की खबर न केवल आतंक की तरह फैली बल्कि भारतीय पुलिस के विभिन्न स्तरों में जानने की उत्सुकता रही कि और उसमें बहुत ही स्वाभाविक आक्रोश दिखा। मतलब कि जो ये स्टेटमेंट 1924 में जब स्मारक का उद्घाटन हो रहा था, ब्रिटिश सिपाहियों के लिए बनी स्मारक का उद्घाटन हो रहा था, तब विलियम मॉरिस ने दिया था। तो इससे पता चलता है कि ये जो भयावहता थी वो उस समय किस स्तर की थी। लेकिन जब ये शब्द हम पढ़ रहे हैं तो पता चलता है कि नहीं,
आज भी वैसे ही चौरी चौरा जाना जाता है। आज भी इतिहास की पुस्तकों में या फिर आम बोलचाल में उसी तरह से भय के रूप में जाना जाता है कि कैसे अंग्रेज एक घटना ने अंग्रेजों के अंदर भय पर्याप्त भय बनाया। तो इससे मतलब ये आज भी यह कथन बहुत ही हद तक उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है चौरी चौरी घटना को जैसे उस टाइम 1924 में किया था। तो सर मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा और आपसे मैं सबसे पहला सवाल करना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, संक्षिप्त में बताएं कि चौरी चौरा विद्रोह क्या था, कांग्रेस ने इस घटना की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, जबकि इस घटना को अंजाम देने वाले सभी अभियुक्त कांग्रेस और खिलाफत के स्वयंसेवक सदस्य थे। सर धन्यवाद और सभी को नमस्कार। बड़ा विस्तृत सवाल आपने पूछा है। दरअसल ये सवाल पूरी किताब को कवर कर रही है और संक्षेप में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है, और मैं समझता हूँ जो आपकी समय अवधि है उसमें इस सवाल को हम ले जाएंगे, क्योंकि संक्षेप में नहीं कहा जा सकता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई और सवाल हो साथियों के, मित्रों को, तो हाँ, मैं संतुष्ट कर पाऊँ, वो भी कोशिश करूँ। चौरी चौरा दरअसल एक सामान्य घटना नहीं है और न स्थानीय घटना है, जैसा कि कुछ इतिहासकार कह रहे हैं आजकल कि चौरी चौरा एक स्थानीय घटना है, कि स्थानीय लोगों ने एक उपद्रव कर दिया, थाने को फूंक दिया, एक स्थानीय घटना। इन दोनों चीजों को मैं खारिज करता हूँ, क्योंकि यह स्थानीय घटना भी नहीं है। क्योंकि देखिए, इस पर बात में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको थोड़ा सा साफ कर दूंगा। पहले घटना को आप क्रमबद्ध थोड़ा सा संक्षेप में जान लीजिए। चौरी चौरा जहां पर स्थित है वो देवरिया गोरखपुर हाईवे पर स्थित है, और उस समय वो चौड़ी रोड थी, लेकिन अनमेटल्ड रोड थी, माने कच्ची रोड थी, कंकड़ की रोड थी, पक्की रोड नहीं थी। उसके बगल में थाना था। थाने की दूसरी ओर एक और रोड थी, तो दूसरी ओर यानी उत्तर साइड में रेलवे लाइन गई हुई है, रेलवे स्टेशन था चौरी चौरा में, और उसके कारण से चौरी चौरा का औद्योगिक महत्व बहुत था। वहां से दाल की सप्लाई दूर तक होती थी। चमड़े का व्यापार चौरी चौरा से कोलकाता तक होता था उस समय, कानपुर और कोलकाता तक व्यापार होता था। गुड़ की बड़ी मंडी थी, मुंडेरा बाजार, यानी आर्थिक रूप से चौरी चौरा उस समय एक व्यापार का केंद्र था, और रेलवे के हो जाने से दूर दूर तक आवागमन जा रहा। जाहिर है कि जब व्यापार का केंद्र था तो वहां जमींदारों का भी वो केंद्र था। व्यापार में समान आदमी बहुत कम लगते थे, तो जमींदार बहुत सारे थे वहां पर। और चौरी चौरा विद्रोह में दो जमींदारों का नाम प्रमुख से आता है। एक तो आता है मजीठिया परिवार का, जिसके मैनेजर हरचरण सिंह, जो स्वयं चौरा में रहते थे, चौरा बाजार उनके स्वामित्व में था, और भोपा बाजार जो चमड़े का बाजार था उसके भी वो मैनेजर थे, उससे लगान वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। एक दूसरा बाजार जो चौरी चौरा कांड में मशहूर है वो है मुंडेरा बाजार। वो बाबू बिशनपुर के बाबू संत बख्श सिंह का बाजार था, उसका स्वामित्व उनके पास था। तो बाबू संत बख्श सिंह और सरदार हरचरण सिंह, दो जागीरदारों के बीच में ये पूरी कहानी घूमती है, और दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है चौरी चौरा विद्रोह को लेकर। चौरी चौरा अकस्मात को ये घटना नहीं हुई। आप याद करिए या अपने पिता या बुजुर्गों से पूछिएगा कि जब ये घटना 1922 की, 4 फरवरी 1922 की, तब गांव में एक चौकीदार अगर आ जाता था, चौकीदार के पास एक लाठी होती थी और लाल साफा होता था, कपड़ा होता था, तो लोग घरों में बंद कर लेते थे अपने को, या भाग कर ईख के खेत में, गन्ने के खेत में छिप जाते थे एक चौकीदार के आने पर। इतना भय होता था गांव के लोगों को। आखिर क्या कारण था कि वही गांव वाले ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गए कि एक चौकीदार को नहीं, पूरे थाने को जला दिया उन्होंने, और दरोगा को पीट कर, मार कर आग में डाल दिया। एक बहुत बड़ी घटना है। और उस दरोगा को, जो ठाकुर गुप्तेश्वर सिंह कहा जाता था, और उस सब इंस्पेक्टर को जो गोरखपुर से गया था, पृथ्वीपाल सिंह, दोनों ठाकुर थे, और दोनों को मारकर उन्होंने जला दिया था। इतना साहस कैसे आ गया गांव के लोगों में, ये एक मूल्यांकन की मांग करता है। देखिए 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत की बहुत सारी गरीब जनता शामिल हुई थी। गांधी जी ने तो कहा ही था कि अगर आप आजादी चाहते हो तो आप युद्ध में शामिल हो जाओ, भर्ती हो जाओ। बहुत सारे गरीब लोग युद्ध में भर्ती हुए, और चौरी चौरा के
ऐसे दो लोग शामिल हुए हैं इसमें, रुदली और भगवान ही, जो कुली कॉर्प्स में थे और मेसोपोटामिया के उस पर क्या कहते हैं, बसरा के युद्ध में शामिल हुए थे, भाग लिए थे। यानी दो ऐसे स्वयंसेवक हैं चौरी चौरा के, जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे, और युद्ध समाप्त होते ही उनको निकाल दिया गया था पेंशन देकर, वो चले आए थे अपनी गांव। यानी उन्होंने देश दुनिया को देखा था, और 1917 के बोल्शेविक क्रांति की खमक जर्मनी के मोर्चे पर उन तक पहुंच गई थी। बोल्शेविक क्रांति हुई है दुनिया में कहीं 1917 में रूस में, ये जानकारी भगवान ही को और वहां से लौटे लोगों को थी। यानी किसानों का शासन इस धरती पर कायम हो गया है, किसान चाहे तो अपना शासन बना सकता है, ये जानकारी थी। तो गांव आए तो वो किससे कहानियां लेकर आए थे, बोल्शेविक क्रांति। दूसरी एक घटना होती है, महात्मा गांधी जी उसी समय जब भारत में आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को, और कांग्रेस की बागडोर सीधे महात्मा गांधी जी के हाथ में आ जाती है। उस समय क्रांति मार्गी आंदोलन बहुत तेज था, और कांग्रेस में इसको लेकर, कांग्रेस के एक धड़े में जिसमें गोखले साहब थे, बड़ी बेचैनी थी कि क्रांति मार्गी कांग्रेसियों का दबदबा कांग्रेस में बढ़ रहा है, और वो लोग इसके विरोधी थे। 1907 में सूरत का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस में, उसमें बटी गई थी कांग्रेस नरम दल में और गरम दल में। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 1915 में जब बागडोर मिली, तो उन्होंने जहां जहां पर क्रांति मार्गी आंदोलन बहुत तेज था, जैसे बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश उस समय नहीं कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था, वहां गांधी जी ने बहुत व्यापक दौरा किया, बहुत व्यापक दौरा किया, लगातार वो दौड़ रहे थे ट्रेन से। और एक काम और आप देखिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने टर्की के खलीफा का अपमान किया, उसको पद से हटा दिया, तो मुसलमानों में बड़ा आक्रोश पैदा हुआ, और भारतीय मुसलमानों में भी आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि खलीफा जो उनका होता था वो धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण पद था, और दुनिया के मुसलमान खलीफा को बहुत सम्मान से, आदर से मानते थे। और भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही मुसलमान बड़े आक्रोशित थे और खिलाफत आंदोलन चल रहा था। उधर कांग्रेस के सक्रिय होने से कांग्रेस वॉलंटियर्स अपना काम कर रहे थे। तो इस तरह दो वॉलंटियर्स अपने देश में काम कर रहे थे, खिलाफत वॉलंटियर्स और कांग्रेस वॉलंटियर्स। गांधी जी को लगा कि अगर इस तरह से दो वॉलंटियर्स काम करेंगे देश में, तो हम सफल नहीं हो सकते हैं एक राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए। इसलिए जरूरी है कि दोनों में मेल मिलाप कराया जाए, दोनों को मिला दिया जाए। और गांधी जी ने खिलाफत वॉलंटियर्स और कांग्रेस वॉलंटियर्स को आपस में मिलाया, और एक नेशनल वॉलंटियर्स का कंसेप्ट दिया, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कंसेप्ट दिया, और कहा कि दोनों मिलकर हमें आजादी की लड़ाई लड़नी है, असहयोग आंदोलन को तेज करना है, और असहयोग आंदोलन के तहत ही खिलाफत का प्रश्न भी हम हल कर देंगे। और इस तरह से पूरे देश में एक संदेश गया कि अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रामराज लाने जा रहे हैं, स्वराज लाने जा रहे हैं, और उसके तहत सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वराज की बड़ी गुलामी तस्वीर प्रस्तुत की गई थी, आप देखिएगा। और ये तस्वीर प्रस्तुत करने के पीछे क्रांति मार्गी जो आंदोलन था, उसको थोड़ा सा निस्तेज करने का भी एक उद्देश्य था, क्रांतिकारियों को पीछे करने का भी उद्देश्य था, और बागडोर कांग्रेस के हाथों में ही रखने का उद्देश्य था। तो ये कहा गया कि स्वराज आ जाएगा तो लगान जो है नाम मात्र का रह जाएगा, यानी कि जो लगान 3 रुपया बीघा था उस समय, तो घटकर 4 आने प्रति बीघा हो जाएगा। ये किसानों में संदेश भेजा गया। स्वराज आ जाएगा तो अपना राज हो जाएगा, जमीन अपनी हो जाएगी, यानी जो जमीन का मालिक, जो जमींदार होता है, जो 7 साल के पट्टे पर जमीन को देता है और बदले में नजराना, शुक्राना और पता नहीं क्या क्या वसूलता है, वो सब समाप्त हो जाएगा, और किसान अपने जमीन के मालिक हो जाएंगे, खेती करेंगे और मजे से रहेंगे, लगान बहुत कम होगा। इसलिए स्वराज आना बहुत जरूरी है। जनता के बीच में स्वराज और रामराज की ऐसी परिकल्पना कर दी गई थी। जाहिर जनता बहुत तेजी से असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ रही थी, और वो गांधी जी के साथ जुड़ रही थी जनता। इसी बीच गांधी जी
गोरखपुर में प्रवेश करते हैं फरवरी 1921 में, 8 फरवरी 1921 को बाले के मैदान में उनका एक भाषण होता है। और उस भाषण को लाल मोहम्मद, भगवान अहीर और नजर अली तीनों सुनते हैं। तीनों आए थे गोरखपुर में और बड़े प्रभावित हुए गांधी जी के भाषण से, और जाकर उन्होंने अपने क्षेत्र में कहा कि भाई हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। इसी बीच लाल मोहम्मद रोजी रोटी कमाने अहमदाबाद जाते हैं और दिसंबर 1921 में वहां कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में लाल मोहम्मद किचन में काम करते थे, खाना बनाने वाले मेस में काम करते थे, जो वॉलंटियर्स को खाना वहां बनता था। और वहीं पर उनको एक पर्चा मिलता है, जो पर्चा एम.एन. रॉय ने नलनी गुप्ता के माध्यम से भेजा था। और उस पर्चे को जो राजस्थान के जो अजमेर शरीफ से जो दल आया था किसानों का, मुसलमानों का, वो पर्चे को लेकर आया था। और लाल मोहम्मद उस पर्चे को देखते हैं और उस पर्चे से लाल मोहम्मद को भी जानकारी मिलती है कि दुनिया में कोई बोल्शेविक क्रांति हो गई है, कोई किसानों की क्रांति हो गई है और किसानों का अपना राज्य आ चुका है। एक जानकारी लेकर वो भी गांव चले आते हैं, जनवरी में वापस चले आते हैं। देखिए, जनवरी 1922 में वापस चले आते हैं। इसी बीच में 13 जनवरी 1922 को डुमरी खुर्द गांव में, डुमरी खुर्द एक छोटा सा गांव है जो चौरी चौरा से 1.5 किलोमीटर दूर पर है। उस गांव में हाकिम आरिफ पहुंचते हैं, जो उपाध्यक्ष हैं गोरखपुर कांग्रेस कमेटी के, खिलाफत कमेटी के। और वहां पर डुमरी खुर्द गांव में मंडल कमेटी का गठन किया जाता है 13 जनवरी 1922 को। और उस मंडल कमेटी के गठन करने में नजर अली को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, लाल मोहम्मद को सचिव बनाया जाता है, और इस तरह अब्दुल्ला पदाधिकारी बनते हैं, भगवान को भी पदाधिकारी बनाते हैं, और एक बनिया है उनको भगवती बनिया को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। और इस तरह गठन कर दिया जाता है। खिलाफत कमेटी के मंडल कमेटी का गठन डुमरी खुर्द गांव में हो जाता है। और तब से आसपास धरना देना, शराब गांजा जहां पर बिक रहा हो वहां पर धरना देना, ये तेज होता है। किसानों ने उसमें 1-2 मांग और जोड़ ली थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से कपड़े की कीमत बहुत बढ़ गई थी। कपड़ा इतना महंगा हो गया था कि लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिल पा रहा था। तो लोगों ने कपड़े की दुकानों को भी धरना देना शुरू कर दिया कि भाई कपड़े का दाम कम करिए। तो इस तरह के किसान जगह जगह अपनी आसपास के बाजारों में धरना दे रहे थे। इसी बीच में 31 जनवरी को हाटा में जो है कांग्रेस का जो है एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में भी नजर अली जाते हैं, अपने कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर जाते हैं और वहां पर बकायदे वो देखते हैं, उसमें शामिल होते हैं। और 31 जनवरी को शामिल होने के बाद से जब लौटते हैं तो सुबह हो जाती है, यानी 1 फरवरी का दिन आ जाता है, शनिवार का दिन है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को आते हैं, एक दानी भवानी तालाब है, वहां पर बैठकर सुबह सुबह वहां दातुन करने लगते हैं। उनके साथ 10-20 लोग हैं। दानी भवानी तालाब के बगल में ही मुंडेरा बाजार है, जो बाबू संत भक्त सिंह का बाजार है। और उस दिन बाजार का दिन था, शनिवार को बाजार का दिन था। बाजार की देखरेख जगत नारायण पांडे, अवधूत तिवारी और ये कुछ और लोग करते थे, जो उनके कारिंदे थे बाबू संत भक्त सिंह के। उन लोगों को खबर मिली कि कुछ स्वयंसेवक जो है वो दानी भवानी तालाब के पास बैठे हुए हैं, हो सकता है वो डिस्टर्ब करें बाजार को, क्योंकि वो आए दिन धरना प्रदर्शन देते हैं। तो जगत नारायण पहुंचते हैं तालाब पर और डांटते हैं कि भाई देखिए, हमारे बाजार में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बाबू साहब का सख्त आदेश है कि अगर आप लोगों ने कुछ भी किया तो हम सख्त कार्रवाई करें। बात खत्म हो जाती है और वहां से स्वयंसेवक अपने अपने घरों को चले जाते हैं, कोई धरना प्रदर्शन बाजार में नहीं देते। 1:30-2 बजे भगवान अहीर अपने 2 साथियों के साथ से 2 साथियों को साथ लेकर बाजार में आता है देखने कि बाजार चलो देखें बाजार का आज क्या हाल है। और मात्र बाजार में उसके आने से जमींदार के कारिंदे जो है दरोगा को खबर कर देते हैं। दरोगा आता है और भगवान अहीर को और उसके साथियों को पकड़कर छावनी में बहुत मारता है। इतना मारता है कि चमड़ी उधेड़ देता है और अकारण मारता है, क्योंकि धरना भी नहीं दे रहे थे सब। चौरी चौरा विद्रोह की शुरुआत इसी दिन से हो जाती है, 1 फरवरी 1922। 1 फरवरी 1922 की शाम को डुमरी खुर्द गांव में शिकारी के घर पर एक बैठक होती है। वही शिकारी जो बाद में सरकारी गवाह बन जाता है दुर्भाग्य से। तो शिकारी के घर बैठक होती है
और बैठक में होती है भाई गलत बात है, दरोगा ने अकारण क्यों मारा, इसको तो हमें पूछना चाहिए चलकर उससे। तो लोगों ने कहा भाई अकेले पूछना तो ठीक नहीं है, कुछ भीड़ होनी चाहिए। तो 2 फरवरी को सुबह फिर से एक बैठक होती है और उसमें एक नवछेद नामक लड़के को बुलाया जाता है जो कुछ पढ़ा लिखा है, कक्षा 9 तक पढ़ा है, और वो चिट्ठी लिखता है। और उस चिट्ठी में लिखा जाता है कि स्वयंसेवकों को लिखा जाता है, आसपास के गांव के स्वयंसेवकों को, कि आप लोग भारी संख्या में 4 फरवरी को डुमरी खुर्द गांव में सुबह 7 बजे आइए। दरोगा जो है अपने आदमियों को मार रहा है, हम चलकर उससे पूछेंगे कि भाई आप आकार मारते हैं। और इस तरह चिट्ठी हाथों हाथ लगभग 60 गांवों को ये चिट्ठी गई है और 30 से 40 मील की दूरी तक ये चिट्ठी गई। 4 फरवरी को सुबह ये जब निर्णय लिया जाता है तो बाबू के कारिंदे यानी मुंडेरा बाजार के कारिंदे और सजग हो जाते हैं, क्योंकि 4 फरवरी को भी मुंडेरा बाजार का दिन है। तो उनको ये लगता है कि भैया 1 फरवरी को ये सब धरना नहीं दे पाए हैं तो 4 फरवरी को भारी संख्या में आएंगे सब, तो ये धरना देंगे। तो वो अपने आदमियों को डीएम गोरखपुर के पास भेजते हैं। गोरखपुर के डीएम सुनता है और कहता है कि ठीक है आप लोग जाइए, 4 फरवरी को सशस्त्र बल जाएगा। 4 फरवरी को जब डुमरी खुर्द में स्वयंसेवक आने लगते हैं तो बिहारी पासी के खलिहान में वो सब बैठते हैं, जमा होते हैं, और किसानों ने बकायदे दरी बिछा रखी है, दरी क्या बोरा बिछा रखा है बैठने के लिए, गुड़ मंगा रखा है पानी पीने के लिए, माला मंगा रखा है सबको पहनाने के लिए, अपने नेताओं को पहनाने के लिए। और इस तरह मीटिंग होती है। उस मीटिंग को रोकने के लिए कोई जमींदार के लोग भी आते हैं, जिसमें जगत नारायण पांडे भी आता है, लेकिन लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। और नजर अली एक लीडिंग फोर्स में, एक नेता के फोर्स में, एक नेता के रूप में उभरता है और शपथ दिलाता है स्वयंसेवकों को कि देखिए जिसको डरना है वो घर चला जाए, हमें चलना है जुलूस की शक्ल में, थाने पर चलना है, दरोगा से हमें कोई हिंसा नहीं करनी है, दरोगा से केवल पूछना है कि आपने भगवान हरि को क्यों मारा, और उसके बाद से हम लोग मुंडेरा बाजार चलेंगे और आज धरना देंगे। बातें होती, और जिसको भागना है वो अभी भाग ले, और जिसको चलना है वो सोच ले कि अगर कोई इस वादे को से मुकरा तो अगर हिंदू है तो गाय का मांस खाया हुआ माना जाएगा, और अगर मुसलमान है तो सुअर का मांस खाया हुआ माना जाएगा। ये शपथ दिलाता है और तब भीड़ कहती है कि नहीं चलिए हम नहीं भागेंगे, और वहां से जुलूस चलता है। ये जुलूस चलते चलते लगभग 2 बजे लाला हलवाई के दुकान के पास पहुंचता है। लाला हलवाई की दुकान थाने के सामने पश्चिम दिशा में थी उस समय। और वहां पर जब पहुंचता है तो सरदार हरचरण सिंह, बीच में और भी कुछ घटनाएं हुई हैं, अगर उसको विस्तार में कहूंगा तो बहुत लंबी कहानी है। तो सरदार हरचरण सिंह आते हैं और समझाते हैं कि आगे मत बढ़िए आप लोग, हिंसा हो जाएगी, दरोगा देखिए अपने फोर्स के साथ खड़ा है। तो नजर अली कहता है कि हुजूर हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, केवल उनसे पूछेंगे और आगे हम चले जाएंगे। तो इस तरह जुलूस आगे बढ़ता है और वाकई में जुलूस का आधा से ज्यादा हिस्सा थाने से आगे निकल जाता है, रेलवे लाइन को क्रॉस करके चौरा बाजार की ओर चला गया। केवल 200 से 300 स्वयंसेवक थाने के गेट के पास रुकते हैं। इसी बीच दरोगा से थोड़ी बहस होती है और दरोगा से वो पूछते हैं लोग कि आपने हमारे साथी को क्यों मारा। तो दरोगा ने कहा कि वो केवल तुम्हारा साथी नहीं है, वो मेरा भी साथी है, क्योंकि वो पेंशन पाता है, वो भूतपूर्व सैनिक है, इसलिए वो मेरा भी साथी है, इस नाते मैंने मारा है। संतुष्ट हो जाते हैं स्वयंसेवक। लेकिन एक जमींदार के कारिंदे ने भड़का देता है दरोगा को कि अरे निम्न जाति के लोग हैं, ऐसा मुसलमान है और निम्न जाति के लोग हैं, इनसे आप डर रहे हैं क्या, इनको पीटिए, अगर आप नहीं पीट सकते हैं तो हुक्म दीजिए, हम लोग पीटते हैं। और इसके बाद से दरोगा लाठीचार्ज का आदेश देता है। लाठीचार्ज से भगदड़ मचती है, लोग सीटी बजा देते हैं जो खतरे की घंटी थी, और जो स्वयंसेवक रेलवे लाइन को क्रॉस कर चुके थे वो पलटते हैं और रेलवे लाइन पर जो गिट्टियां पड़ी होती हैं उसको उठाकर फेंकना शुरू कर देते हैं। और 3-4 हजार की भीड़ जब गिट्टियां फेंकने लगती है तो आप कल्पना करिए कि एक बौछार होने लगती है गिट्टियों की, जिसको अंग्रेजों ने, जिसको जज ने मिसाइल्स लिखा है कि मिसाइल्स दागी जा रही थी। तो इस तरह से गोलियां चलती हैं, किसान मारे जाते हैं, किसान जो मरते हैं उनकी लाशें लेकर किसान भाग जाते हैं, और यह क्रम चलता रहता है। अंत में गोलियां खत्म हो जाती हैं और सिपाही जो है अपने को बचाव के लिए थाने भवन में छिपते हैं। थाना भवन खपड़ाई का था उस समय। बस क्या था, जैसे ही वो थाने में, उसके बाद से तो आप समझिए कि स्थिति बदल जाए, और स्थिति क्यों बदलती है कि थाने भवन में स्थिति बदल जाती है और लोग जो है खरपतवार, मिट्टी का तेल बाजार से ले आकर थाने को फूंक देते हैं और
दरोगा बगल के एक गोवर्धन हलवाई की दुकान में छिपा था, वहां से उसको पीट कर लाकर उसी में झोंक देते हैं। और इस तरह से 22 सिपाही और चौकीदार ऑन स्पॉट मरते हैं। एक चौकीदार जली हुई हालत में घर जाता है, वो मर जाता है। और एक चौकीदार सूरजबली गोलीबारी में मारा जा चुका था। तो इस तरह से जो संख्या कहीं 22 बताई जाती है, कहीं 23 बताई जाती है, उसको सुधार लेनी चाहिए। इस कांड में कुल 24 चौकीदार और सिपाही मारे गए थे, जिसमें जो 2 दरोगा मारे गए थे, जो दोनों ठाकुर जात के थे। मैं ठाकुर जात के कहने के पीछे मेरा कतई मकसद नहीं है कि मैं जातवादी तरीके से मैं आपको चौरी चौरा के इतिहास को बताना चाह रहा हूँ, लेकिन इसका महत्व है, इसलिए बताना चाह रहा हूं। जब आप चौरी चौरा के शहीदों के बारे में पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी जगह जगह लोअर कास्ट लिखा है। यहां तक कि जब मजिस्ट्रेट के सामने स्वयंसेवकों को गिरफ्तार करके ले जाया गया था, तो उनको घृण आती थी, उनको बदबू आती थी। लोग कहते थे कि लोअर कास्ट के लोग, इनको दूर रखो। जगह जगह जात का उल्लेख है। दरअसल चौरी चौरा घटना को बदनाम करने के पीछे ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि निम्न जातियों से 2 ठाकुर दरोगा की मृत्यु हुई थी। इस दर्द को कभी भी स्थानीय जमींदारों ने बर्दाश्त नहीं किया और इसलिए चौरी चौरा के कांड को गुंडों का काम कहा गया। बताया गया कि गुंडों का कृत्य है, ये अपराधियों का कृत्य है, ये स्वयंसेवकों का कृत्य नहीं बताया गया, ये कांग्रेसी वॉलंटियर्स का कृत्य नहीं बताया गया। सवाल आपने जैसे जैसे पूछा था, हम कोशिश करेंगे वो बात इसमें आ जाए। तो सर, आप सवाल के दूसरे हिस्से पर जाएं, तो मैं उससे पहले एक मेरा अगला सवाल जो था उसको भी मैं जोड़ देना चाहूंगा, क्योंकि वो कमोबेश एक ही सवाल है। मेरा दूसरा हिस्सा ये था कि इसमें कांग्रेस और गांधी जी किस तरह से इस पूरे घटना को देखते हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी। और इसमें मेरा दूसरा सवाल ये जो है, जो एक तरह से इस सवाल का मुख्य पार्ट भी कहा जा सकता है, वो ये था कि गांधी जी असहयोग आंदोलन या फिर जो भी आंदोलन करते हैं उसमें एक प्रयोग के तौर पर अहिंसा रखते हैं, मतलब अहिंसा का प्रयोग करते हैं गांधी जी आंदोलनों में। और ये जो, तो मतलब मैं जब किताब को पढ़ रहा था या फिर ऐसे भी कई बार गांधी जी को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो ये एक तरफ से ये लगता है कि एक ऐसा इंसान था जो अपने मूल्यों पर टिका रहा, असहयोग आंदोलन अहिंसात्मक, मतलब जीवन भर अहिंसात्मक रहा, और जो भी आंदोलन किए अहिंसात्मक आधार पर किए। और तो ये मतलब उनको पेट्रोनाइज किया जाता है कि बहुत अच्छा इस कांड से बताया जाता है। लेकिन मैं एक दूसरा पक्ष जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि गांधी जी अहिंसा को ही क्यों प्रयोग के तौर पर यूज करते थे। मतलब कोई ये काम इंसान रहेगा तो वो शायद हो सकता है कि बार बार किसी शक्ति से, किसी पावर से, सत्ता से जब वो टकराएगा और बार बार उसको कुचला जाएगा, तो एक ना एक समय वो अहिंसात्मक हो सकता है, हिंसात्मक हो सकता है। लेकिन जबकि यहाँ पर देखते हैं कि गांधी जी हमेशा अहिंसा को लेकर चलते हैं एक प्रयोग के तौर पर। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इस पर दूसरे हिस्से को आप कैसे देखते हैं, दूसरे हिस्से को, तो आप ऐसे मतलब इस सवाल को देख सकते हैं। देखिए गांधी जी, पहली बात को संक्षेप में कह दूं कि गांधी जी हिंसा की बात जरूर करते थे, हिंसा उनका सिद्धांत था, लेकिन वो हिंसा पर टिके नहीं रहे। वही गांधी जी 1942 तक जाते जाते लेट अस डू और डाई भी करते हैं, करो या मरो की भी बात करते हैं। फिर वो हिंसा की बात, वो अहिंसा की बात नहीं रही। परिस्थितियां उनको बदलती हैं, वहां पर जाकर उनको कहना पड़ता है कि करो या मरो, ठीक है ना। तो गांधी जी देखिए अहिंसा की बात वहां पर करते हैं जहां पर गरीब किसान लोग मारे जाते हैं। अब देखिए गांधी जी का बहुत आदर के साथ मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी के कुछ चीजों से मैं सहमत नहीं होता हूँ, कई बात देखते हैं। अब आप देखिए 1922 की ही घटना देखिए। 1922 की घटना चौरी चौरा में जो हुई थी, वो इकलौती घटना नहीं थी, स्थानीय घटना नहीं थी। 5 फरवरी 1922 को तिलहर में किसानों ने टाउन हॉल को फूका था। 5 फरवरी 1922 को बरेली टाउन हॉल को फूका था। और किसानों ने पूरा अवध बेल्ट जो है, पूरा अवध के 12 जिलों में किसान आंदोलन उस समय 1922 में जारी था। हरदोई में मदारी पासी, हरदोई, सीतापुर, बरेली, बाराबंकी तक शाहजहांपुर मदारी पासी का जोर था। इधर आप फैजाबाद, सुल्तानपुर और बरेली, रायबरेली, सब जगह किसान आंदोलन था और चरम पर आंदोलन था। और कहीं प्रशासन नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही थी। अगर महात्मा गांधी जी ने हिंसा को प्रश्न बनाकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया होता, तो बहुत सारे इतिहासकार इस पर सहमत है कि देश की आजादी 1922 में मिल रही थी, नहीं मिल पाई। उसी दिन मिल रही थी। अंग्रेज भयभीत थे, क्योंकि 12 फरवरी 1922 को जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, अंग्रेजों ने कहा कि शुक्रिया, थैंक्स गॉड,
अब हम सुरक्षित हो गए, ये लिखित दस्तावेज है कि अब हम सुरक्षित हो गए असहयोग आंदोलन को वापस लेते ही। और केवल हिंदी पट्टी में नहीं, आप केरला को जाइए, मालाबार में जाइए, मोपिला विद्रोह उसी समय जारी था। राजस्थान में जाइए, सिरोही विद्रोह जारी था, सिरोही में जारी था। उड़ीसा में विद्रोह जारी था। पंजाब में अकाली किसानों का विद्रोह जारी था। तो बड़ी बड़ी क्रिटिकल स्थिति प्रशासन के लिए पैदा हो चुकी थी और देश आजाद हो सकता था। अंग्रेज कहीं दिखाई, अवध प्रांत में अंग्रेजों को पानी कोई नहीं देता था, ये स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन एकाएक असहयोग आंदोलन को रोक देने से बहुत बड़ा धक्का लगा था किसानों को। तो गांधी जी ने देखिए जहां जहां भी अहिंसा की बात कही है, जहां पर गरीब किसान मारे जाते हैं वहां आप अहिंसा की बात करते हैं। आप उनके ऊपर जो जुल्म होता है, पुलिस जुल्म करती है, आप कहते हैं उसको बर्दाश्त करो कि, और लेकिन किसान कभी भी अहिंसा के प्रश्न को गांधी जी की तरह नहीं लेते, वो अपने तरह से लेते हैं। कहीं भी अहिंसा के प्रश्न को किसानों ने फॉलो नहीं किया है, आप कहीं भी देख लीजिए। किसानों ने अपने ढंग से असहयोग आंदोलन को, गांधी जी के आंदोलन को लिया है, और जहां जरूरत पड़ी उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, वो कभी मानते नहीं थे। क्योंकि देखिए वो भूखे पेट लोग थे, तो सताए हुए लोग थे, और अंग्रेजों से ज्यादा वो जमींदारों से सताए हुए लोग थे, और जमींदार कांग्रेस के बैकबोन थे, जमींदार कांग्रेस को पाल पोस रहे थे। तो जाहिर है कि ये बड़ा एक क्लास स्ट्रगल था। कांग्रेस के साथ भी थे किसान मजदूर, और कांग्रेस के जो बैकबोन थे वो उसके दुश्मन थे। लड़ाई यहाँ पर आकर फंसती थी। तो हमें इतिहास को इस रूप में भी मूल्यांकन करना चाहिए। और देखिए चौरी चौरा के साथ कई चीजें एक साथ निकलती हैं जिसको हमें समझना चाहिए। एक तो जिस तरह से मुस्लिम यूनिटी को गांधी जी ने चौरी चौरा के बहाने एक कर दिया था, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया उसी दिन मुस्लिम नेतृत्व में दरार पैदा हो गई। अली बंद जो इनके साथ थे, उनके दिमाग में बात आ गई कि महात्मा गांधी बहुत दूर तक जो है अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं लड़ सकते हैं, और इस तरह हमको अपनी आजादी के लिए अलग प्रयास करना चाहिए। और वहीं से मुस्लिम लीग का जन्म होता है, जो भारत पाक विभाजन तक जाता है। दूसरी ओर अंग्रेजों के दिमाग में बात आ गई कि हिंदू मुस्लिम एकता के कारण चौरी चौरा कांड हुआ। सबसे ज्यादा इसमें जो लोग भाग ले गए थे, जानना जरूरी है हम लोगों को थोड़ा सा, इसका जाति संकरण भी जानना जरूरी है कि देखिए इसमें बहुत निम्न 225 लोगों पर मुकदमा चला था चौरी चौरा कांड में। गिरफ्तार तो काफी लोग हुए थे, 248 हुए थे, लेकिन मुकदमा 225 पर चला, जिसमें 29 केवट जात के लोग थे, 26 मुसलमान जात के लोग थे, 24 भर थे, 21 चमार थे, 21 पासी थे, 18 अहिर थे, 17 कहार जात के थे, 16 कुर्मी थे, 6 सैतवार, 6 कलवार, और बाकी तेली, बड़ई, बिंद, लोहार, गुनिया, मल्लाह, धोबी, कमकर, कोयली, भोज, खर, पटेरा, राजभर और गुसाई, ये सब निम्न जातियों के लोग थे। केवल 10 सवर्ण जातियां थी 225 लोगों में। आप इस आंकड़ों से आपको स्पष्ट हो जाएगा निम्न जातियों की लड़ाई थी। और इसमें हिंदू मुसलमान की एकता का बीज भी बताता है चौरी चौरा। चौरी चौरा ये बताता है कि देश की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और आज हम एकता को तोड़ने की बात करते हैं। शायद इसी एकता को देखकर अंग्रेजों के दिमाग में आया कि जब तक हम हिंदू मुस्लिम में विभाजन नहीं करेंगे तब तक इस देश पर हम आगे अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और हिंदू महासभा का जो गठन होता है आगे चलकर वो चौरी चौरा की सबक से होता है। तो चौरी चौरा ने बहुत सारा सबक भी दिया ब्रिटिश प्रशासन को, बहुत सारे भय पैदा किए। चौरी चौरा घटना के बाद से जितने थाने बने वो चौरी चौरा मॉडल पर बने। उनको कहा जाता था कि थानों का निर्माण चौरी चौरा मॉडल पर बनाया जाए, और कैसे बनाया जाए जिसमें कि आग लगाने पर उनको बचाव हो सके। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस पूरे घटना को देखिए गुंडों का कृत्य कहा, अपराधियों का कृत्य कहा। और उनके पुत्र देवदास मौजूद थे गोरखपुर में, भेजे गए थे, वो 6 तारीख को आ चुके थे। उन्होंने यहाँ की जांच रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कभी भी उनको स्वयंसेवक नहीं माना, उनको अपराधी माना, जबकि वो सभी इनके रजिस्टर में दर्ज थे, गोरखपुर के रजिस्टर में दर्ज थे। वो चंदा और चुटकी जमा करते थे, इनके मेंबर थे कांग्रेस के। क्योंकि कांग्रेसियों ने जब छापा पड़ा इनके यहाँ 5 तारीख को, 5 फरवरी को छापा पड़ा, और रजिस्टर जो बरामद भी हुए, कुछ रजिस्टर बरामद हुए, लेकिन इन्होंने माना नहीं कि वो हमारे स्वयंसेवक हैं, कभी भी नहीं माना उन्होंने। उनको छोड़ दिया, गरीबों को अपने हाल पर छोड़ दिया। और एक बहुत बड़ा झूठ मैं आपको बताऊं जो नए नए इतिहासकार पैदा किए गए हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई 172 लोगों को फांसी दी गई थी चौरी चौरा सेशन कोर्ट द्वारा, और हाई कोर्ट में मदन मोहन मालवीय जी के पैरवी करने से
केवल 29 लोगों को फांसी मिली, यानी कि बचा लिया मदन मोहन मालवीय जी ने, नहीं तो 172 लोगों को फांसी मिली। पहली बात की अभी गंभीरता से इस पूरे जुडिशरी सिस्टम पर हमें पढ़ने की जरूरत है, इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। ये बात सही है कि सेशन कोर्ट ने 172 लोगों को फांसी की सजा दी। सेशन कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑफेंस तय नहीं किया किसी पर। लोअर कोर्ट ने जो सूची बनाकर दी थी उन सबको फांसी की सजा दे दी। इसलिए जब मामला गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जाने पर सरकार ने वकीलों को खड़ा किया। ये बात ध्यान से सुनिए। सेशन कोर्ट में जो वकील थे, सन्याल साहब थे, और के मालवीय जो मदन मोहन मालवीय जी के भतीजे थे, और मैं आपको जो नाम बता दूंगा, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। बहुत काशीनाथ मालवीय थे, केसी श्रीवास्तव थे, एनके सन्याल थे, किरण मालवीय थे, गोकुल दास थे, ये सब वकील थे। ये वकील सेशन कोर्ट में भी थे और यही हाई कोर्ट में भी वकील थे। इन्होंने ही जब फैसला आया 9 जनवरी 1923 को, तो एक हफ्ते के अंदर यानी 19 जाकर जो है मई को रिट दाखिल की थी। 7 दिन का इनको समय मिला था। अरे सॉरी, 15 तारीख को, 15 जनवरी को, 9 जनवरी को फैसला आया था। 7 दिन बाद 15 जनवरी को इन्होंने मुकदमा किया। तो ये जो वकील थे, आपको लगेगा कि ये वकील किसानों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये किसानों के वकील नहीं थे। ये सभी पेड वकील थे और पुलिस अधीक्षक ने इनको नियुक्त किया था कि लगे कि न्याय हो रहा है। और इसकी तैयारी तब हो गई थी जब फैसला नहीं आया। आप सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? 9 जनवरी 1923 को फैसला आया सेशन कोर्ट को, और 6 नवंबर 1922 को एक पत्र है मिस्टर सेन का, जिसमें पहले से तैयारी कर ली गई है कि भाई देखिए, हमें हाई कोर्ट में अपील के लिए कुछ वकील खड़ा करना पड़ेगा किसानों की ओर से कि लगे कि न्याय हो रहा है। अरे फैसला आने के पहले तैयारी कर ली गई थी, उनको मालूम था कि क्या फैसला आ रहा है। और जो वकील तय किए गए थे, जो वकील लड़ रहे थे, मदन मोहन मालवीय के भतीजे थे, इसमें एक रिश्तेदार भी थे, बाबू देवी प्रसाद मालवीय जी, के सन्याल भतीजे थे। इन सबको पैसा मिला सरकार की ओर से। और कितना पैसा मिला आपको बता दे रहा, ये पत्र है बिल्कुल सरकार का। मेरी जो दूसरी किताब आई है उसमें उस पत्र को मैंने छाप दिया हाई कोर्ट की पत्रावली से। इसमें जो है सन्याल साहब को मिला है 2192 रुपया 6 आने, 50 रुपये पर डे के हिसाब से 38 दिन का मजदूरी था इन लोगों का, और इसके अलावा ट्रेन से आने जाने का किराया भी दिया गया था। गोकुल दास को मिला है 2192 रुपये 6 आने, और के मालवीय जी को मिला है 2112 रुपये 4 आने, और देवी प्रसाद मालवीय को और कृष्णचंद्र श्रीवास्तव को 500 रुपये मिले हैं। ये पैसा मिला सरकार की ओर से, और यही कारण है कि इन्होंने एक भी दिन बहस नहीं की है किसानों को बचाने के लिए। मदन मोहन मालवीय जी ने 6 दिन बहस की है, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने जो बहस की है उस पर गौर करिए। उन्होंने 2 बिंदुओं पर बहस की है। पहली बहस उनकी ये थी कि चौरी चौरा का पूरा जो कांड है वो प्री प्लान नहीं था। सरकार का कहना था कि ये प्री प्लान था। तो मदन मोहन मालवीय ने कहा कि अगर प्री प्लान था तो बगैर प्रांतीय गवर्नमेंट की अनुमति का ये मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं आना चाहिए था, इसलिए पुलिस को वापस भेजा जाए और प्रांतीय गवर्नमेंट की अनुमति लिया। दूसरी चीज थी कि किसानों का पहले से कोई मोटिव नहीं था हत्या करना। वो शांतिपूर्ण धरना देना चाहते थे मुंडेरा बाजार में, जबकि कोर्ट का यह कहना था कि अगर शांतिपूर्ण नहीं, ये थाने पर अटैक करने गए थे। ये 2 बिंदुओं पर उन्होंने बहस की थी, और मालवीय जी की कोशिश ये थी कि इस मुकदमे को वापस करा दे, लोअर कोर्ट को भेज दे, जिससे कि पुनः जो है लोअर कोर्ट पे बहस हो। एक प्रयास मदन मोहन मालवीय ने किया था, लेकिन पुलिस को सरकार पहले से तय कर ली थी कि जो 172 लोगों को फैसला हुआ है उनको फांसी नहीं देना है सबको, क्योंकि एमएन राव ने लेबर पार्टी ब्रिटेन पर दबाव डाला था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में इस बात को उठाया था, और 172 लोगों पर सेशन कोर्ट ने स्पेसिफिक आरोप लगाया ही नहीं था। एक जनरल रूप से सबको उन्होंने फांसी की सजा दे दी थी। तो जब स्पेसिफिक आरोप था ही नहीं, तो हाई कोर्ट कैसे सबको फांसी दे देता? वो फांसी नहीं दे सकता था। तो उसने लिखा भी है, उसने सेशन कोर्ट के फैसले की आलोचना भी की है, और तब कहा हाई कोर्ट ने कि हम रिंग लीडर को
जो मुख्य अगुआ लीडर थे उनको हम चुनते हैं और उनको हम फांसी की सजा देते हैं, और इस तरह अधिक लीडर 19 को फैसला दी गई। ये जो बात फैलाई जा रही है कि फलाने वकील को ऐसे सबको बचा लिया गया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बात सही है कि 5 वकील पेड वकील थे, सरकार के पैसे से खड़े थे, उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई बचाने की बात नहीं की। मदन मोहन मालवीय जी ने जरूर बहस की, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी की बहस की वजह से वो लोग नहीं बचे हैं। उनको बचना ही था, सबको फांसी वो नहीं दे सकते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक दबाव था और कानून भी इजाजत नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने चुनकर रिंग लीडर को फैसला दे दिया। एक बार तो जजों के सामने बात आई कि इतना गलत फैसला है, इसको वापस भेज दे नीचे, लेकिन उन्होंने लिखा कि हमारे पास अब समय नहीं है कि पुनः इस मामले को विवेचना के लिए नीचे भेजें, और इतना समय नहीं है, हमें इसको निपटाना है, और इसलिए वो 19 लोगों को फांसी देते। देखिए, अगर वकीलों का कोई योगदान होता तो 19 लोगों को जब फांसी की सजा हो गई तो मर्सी पिटीशन इन्होंने दायर किया है। आप मर्सी पिटीशन को पढ़िए, हमने दूसरी किताब में 19 लोगों की मर्सी पिटीशन छापी है। वो मर्सी पिटीशन बहुत सामान्य बात लिखी गई है, क्योंकि 19 लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो लिख नहीं सकते थे, तो जो लिख दिया गया एक लाइन में कि दया किया जाए, हमको माफ कर दिया जाए, वो छाप दी गई। तो किसान अपने एक तरीके से बेसहारा थे, भूखे थे, नंगे थे, उनके पास पैसा नहीं था कि वकील खड़ा करे, अपना बचाव करे। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि 4000 भीड़ में से 225 लोगों का चयन करने का आधार क्या था? जब सारे सिपाही मारे जा चुके थे थाने के, कौन सी वीडियोग्राफी उस समय हो रही थी? कौन सा थाने का गवाह मौजूद था जो बताया कि यही यही लोग थे? दरअसल बाबू संत बख्श सिंह के लोग, हरचरण सिंह के लोग, जमींदार लोग, जिनको चाहे उनको गिरफ्तार कराए, उनको जेल भेजे, उनको सजा दिलाई। और जमींदारों का पूरा एक खेल था, जमींदार कांग्रेस के साथ थी, तो कतई भी कांग्रेस इस मुकदमे को लड़ नहीं रही थी, कांग्रेस कतई भी इन किसानों की मदद नहीं कर रही थी, तो अपने आप मारे गए। अगर कांग्रेस इतनी हितैषी ही थी तो 1924 में मारे गए सिपाहियों का स्मारक बन गया था। कांग्रेस को उद्घाटन करते हुए 1982 लग गया और 1996 में जाकर वहां स्मारक बना। इतनी हितैषी। और सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी का दर्जा आपने नहीं दिया। जब वो सब मर गए तो 1996 में जाकर कुछ को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपने घोषित किया, जिसमें तमाम लोगों को एक पैसा नहीं मिला। भगवान अहिर के घर को एक पैसा नहीं मिला, और अब्दुल्ला के घर को केवल 3 महीना पेंशन मिली थी, 3-4 महीना, उसके बाद से पेंशन नहीं मिली। और आज भी जितने फांसी पर चढ़े हैं उनकी दशा क्या है आप देख सकते हैं, खाने पीने के मोहताज लोग हैं। तो चौरी चौरा के शहीद निम्न जात के लोग थे। यह पूरा भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ समाज था। ये इस बात जो अपर कास्ट के लोग थे आसपास के, वो जमींदार थे, उनके दिमाग में ये दर्द था कि 2 ठाकुर मारे गए हैं, बड़े लोग मारे गए हैं, वो भी जमींदार हैं, और जो मारने वाले हैं वो अपराधी हैं, उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। कोई सहानुभूति नहीं थी किसानों के साथ, और इसलिए वो फांसी की सजा पाए, आजीवन कारावास की सजा पाए, और कुछ 8 साल की सजा पाए, कुछ 5 साल की सजा पाए, कुछ 3 साल की सजा पाए। तो ये कहानी है। और कोई प्रश्न अगर इसके बारे में आप जानना चाहें तो? सर मैं अभी प्रश्नों पर आऊंगा। इसके बाद क्योंकि जब मैं चौरी चौरा के बारे में और भी कई जगहों से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, और इस किताब में भी कई सारे न्यूज़पेपर्स और उन सबके व्याख्यान दिए गए हैं कि कैसे किस न्यूज ने कैसे रिपोर्टिंग की। जैसे द लीडर की बात करें, या फिर उस टाइम के और भी स्वदेशी और कई सारे न्यूज़पेपर्स थे, तो उन सब में चीजें बहुत अच्छे से बताई गई है। और जो आप चीजें बोल रहे हैं उसको, मतलब वो सारे समाचार और वो स्थिति उस चीज को बैक करती है। तो अगला सवाल मेरा ये है कि जब आपने भी अपने वक्तव्य में इस चीज को हाईलाइट किया ही था कि जब चौरी चौरा विद्रोह होता है उसके बाद अचानक से कई सारे और विद्रोह होते हैं। जैसे आपने एकदम बताया कि 5 फरवरी को विद्रोह, 2 विद्रोह हुए, फिर उसके बाद से और कई अलग अलग, और खासतौर पर औध के क्षेत्रों में किसान आंदोलन और किसान विद्रोह हो रहे थे। उसको मैंने मतलब उसको शायद एक शब्द दिया गया था एका आंदोलन करके, कुछ एका आंदोलन के अंतर्गत उसको माना जा रहा था। तो अब मेरा सवाल वही है कि एक हिंसक विद्रोह होता है, फिर उसके बाद से उसके तर्ज पर और कई सारे विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक हिंसा होने से दूसरी भी हिंसाएं बढ़ रही हैं। तो एक इसको मैं मतलब कॉन्टेक्स्ट के लिए ये बता रहा था। एक्चुअली सवाल अब मेरा ये है कि हाल के वर्षों में भारत में कई आंदोलन हुए हैं। जैसे 2019 में अक्टूबर नवंबर में विश्वविद्यालयों में फ्री हाइक के आंदोलन हुए,
या फिर सीए एनआरसी शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, या फिर किसान भी आंदोलन हो रहे थे अभी कुछ समय पहले, और यहाँ तक कि अभी हाल फिलहाल में एक दो हफ्ते पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंदोलन हुए एनटीपीसी और रेलवे के भर्तियों को लेकर के। तो ये जो आंदोलन हुए, इन सब में भी कहीं ना कहीं छिटपुट हिंसा तो दिखी। तो मेरा, और मैं अभी कुछ दिन पहले एक किताब, नई किताब आई है नीरज चंदोक की, उसके बारे में सुना। उनकी किताब का नाम है द वायलेंस इन आवर बोन्स। तो टाइटल से समझ में आ रहा होगा कि इसमें किस चीज पर बात की गई होगी। तो इस किताब में बेसिकली यही दिखाया गया कि कैसे आजादी के बाद भारत में विभाजन और सांप्रदायिक हिस्से, जातिगत हिस्से, अलगाववाद, नक्सलवाद, इन सब तरह के अलग अलग तरह के कई तरह के हिस्से होते रहे हैं। कि अब हम हिंसा को ये नहीं देखते हैं अरे हिंसा हुई, हम हिंसा को इस रूप में देखते हैं कि हिंसा किस स्केल पे हुई, कम हिंसा हुई या अधिक हिंसा हुई। अगर कम हिंसा हुई तो हाँ ये तो होते रहने वाली बात है, अधिक हिंसा हुई तो अरे अधिक हिंसा हुई। तो हम इस तरह से देखते हैं। तो मैं समझना चाहता था कि ये स्थिति क्या है, मतलब क्या ऐसा सच में है कि द वायलेंस इन आवर बोन्स जैसी कोई चीज हो चुकी है इंडियन सोसाइटी में? देखिए, ऐसा है कि भारतीय समाज को दबा कर बहुत पहले से रखा गया है। कभी एक ऐसा समाज नहीं बन पाया जिसमें मानव मूल्यों को सम्मान मिलता हो। ये बहुत बड़ी बात है। अब दुनिया के दूसरे देशों में जाकर देखा ही। अभी एक साथी ने प्रश्न किया था आपसे कि शायद लेखक के दिमाग में अपर कास्ट के प्रति कोई भावना। साथी देखिए, दुनिया में क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है? ऐसा कुछ है क्या? निग्रो और गोरे काले का था, उसको लेकर देखिए वहां कितने आंदोलन चले और सोसाइटी एक समान है। आप स्वयं अछूत समाज के क्यों ना हो, आप यूरोप पे चले जाइए, आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आप अछूत जात के। तो जिस टेबल पर खाते हैं उसी में आपके साथ खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे, उनके लिए कोई मतलब नहीं। हमारा समाज ही ऐसा है कि अभी हम ठीक से मानवीय नहीं बन पाए। मानवीय समाज जब नहीं होता है तो उस समाज में हिंसा स्वाभाविक है। इसलिए कि आप दलित समाज को दबाते। आप 1921 की घटना लीजिए। 7 जनवरी 1921 को मुंशीगंज पुल के पास किसानों का आंदोलन चल रहा था और पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी बाद में गए थे वहां उस घटना स्थल पर, और बहुत सारे किसान मारे गए थे। सरकार तो कहती है कि भैया 7 ही मारे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। नेहरू जी ने जब सुबह दौरा किया था तो पाया कि बहुत सारे किसानों को यज्ञ पर लाद कर पूरा यज्ञ में भर भर ले जाकर नदियों में बहा। तो किसानों की हत्या हुई, करैया में किसानों की हत्या हुई, और ऐसे तमाम जगह है। अब फैजाबाद में हुई किसानों की हत्या हुई, गोसाईगंज में किसानों की हत्या हुई, और एका आंदोलन में जो मदारी पासी के नेतृत्व में चल रहा था हरदोई में, उसमें तमाम जगह पर किसानों की हत्याएं हुई। क्यों? किसान सिर्फ यही तो कह रहे थे कि भाई हमें लगान जो है वो कम किया जाए और नजराना शुक्राना न लिया जाए। लगान एक बार तय हो जाता है 7 साल के लिए, तो 7 साल के बाद 6.25% की वृद्धि करने की इजाजत है। लेकिन उस 7 साल के बीच में जमींदार को जब मन में आया तो नजराना लेता था। नजराना एक तरह का घूस था, और कई बार तो एक ही खेत के लिए 2 लोगों से नजराना ले लेता था, और जिसका ज्यादा होता था उसको खेत दे देता। तो पट्टे पर खेत देने के बावजूद भी नजराना ज्यादा जहां से मिलता था उसको आप दे देते थे। तो इस तरह किसानों के पास कुछ बचता नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ बचता नहीं था, और उनके घर में जो घी होता था, जो अनाज होता था, वो शादी ब्याह में आप बटोर लेते थे, मांग लेते थे। तो जाहिर है कि ऐसे गरीब किसानों को अपनी आवाज उठाने के लिए जब भी अवसर मिलता था तो आप हिंसा से उसको दबा देना चाहते थे, क्योंकि मानवीय मूल्य की आप रक्षा करना नहीं चाहते थे। तो जब मानवीय मूल्य की आप रक्षा नहीं करेंगे तो आप उसकी हत्या करना चाहेंगे, और इसलिए हिंसा लाजमी है, हिंसा होती है। भारतीय समाज में जो हिंसा होती है वो हिंसा हमेशा शासक के वर्ग के द्वारा देखिए होती है। शोषक, जो शोषक है उसके द्वारा हो रही है। गरीब जनता कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेती है, वो अपनी मांग रखती है। अगर उस मांगों पर अगर हम गौर करें तो जाहिर है कि हिंसा ना हो। तो ऐसे समाज में जिसमें व्यापक आबादी अभी रोजी रोटी के लिए परेशान है, अपनी सुरक्षा, अपनी बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए परेशान है, उस समाज में अगर हिंसा होती है तो उसका दायित्व उस व्यक्ति के पास है जो ताकतवर है या जो सत्ता में है, या जो अपर कास्ट का है, जो बार बार मैं कहता हूँ। तो यहाँ मैं जो अपर कास्ट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैं कोई जातवादी नजरिए से देखता हूँ। हमारा समाज उसी बेस पर आधारित है, उसी बेस पर ये जिंदा है। अब गांव में जाइए, आप पढ़े लिखे दलित हैं, आप पीएचडी किए हुए हैं, गांव में निकलिए आप कोई नमस्ते नहीं करेगा। लेकिन अगर एक गरीब घर का एक ऐसा व्यक्ति है, ब्राह्मण परिवार का बच्चा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है, ये आज का भारत है।
तो भारत की इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और दिल से स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप समानता अपने दिल में लाएंगे तो जातिवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। हम लोग, हमारे बहुत सारे दोस्त अपर कास्ट के हैं, वो समानता का व्यवहार करते हैं, हम उससे समानता का व्यवहार करते हैं। लेकिन जब आपके अंदर समानता का व्यवहार ही नहीं है, आप हिंसा के साथ गरीबों की बेटियों को आप खींच कर ले जाकर दंगे के खेत में रेप करते हैं। कौन लोग करते हैं गांव में, बताने की जरूरत नहीं है, उनका जाति मूल्यांकन कर लीजिए। जाहिर है जो आर्थिक रूप से समृद्ध है और ताकत जिनके पास सत्ता है वो ये बात करते हैं। तो हिंसा का जो स्वरूप है भारत में वो इस रूप में डिफाइन है, वो जातीय रूप से, आर्थिक रूप से डिफाइन है। पर जो लोग एक तरीके से सामाजिक हैसियत में अपने को ऊपर मानते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और जब तक इसको दूर नहीं किया जाएगा ये हिंसा यहाँ स्वाभाविक है। दूसरी जगहों पर इस तरह की हिंसा नहीं दिखाई देती। सर, ये अंतिम सवाल है मेरा, और इस सेशन का अंतिम सवाल है। इसके बाद दर्शकों से सवाल लिए जाएंगे। सवाल मेरा अंतिम ये है कि जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है उसमें कांग्रेस और गांधी जी का नजरिया बहुत प्रभावी सा दिखता है। मतलब अभी तक के लिए जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है, जिसको आम इंसान जान रहा है, जैसे मैं जान रहा हूँ कि हाँ गांधी जी ने ये काम किए, कांग्रेस ने ये काम किया, उसके अलावा जो अन्य नेता थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के जो भी योगदान है इन लोगों को हम लोग जानते हैं। ठीक, दूसरी चीज एक ये है कि अब एक दूसरी इतिहास लेखन हो रही है जिसमें एक अलग विचारधारा को जगह दिया जा रहा है। अलग विचारधारा को के जो भी आइकन उस समय रहे होंगे उनको अब पेट्रोनाइज किया जा रहा है, उनको अब बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ एक मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री थी जिसको सभी जानते थे, उससे भी मतलब बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, हो सकता है ये चीज, मतलब सोशल साइंस में ये चीज होता है कि आप एक ही, भले वो कितना सही विषय हो, उस पर कई लोग एग्री नहीं करते हैं। तो वो जो अभी तक की मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है उस पर लोग, हो सकता है कुछ लोग एग्री ना करें। दूसरी जो हिस्ट्री है जो अभी बनने जा रही है, जो रीराइटिंग हो रही है, मैं उन सब के बीच में समझना चाहता हूं कि जो बहुजन के नजरिए से लिखे जाने वाली इतिहास है या फिर सबल्टन इतिहास जो है वो कहाँ है, मतलब उसकी क्या स्थिति है। और अगर कोई उस दिशा में काम करना चाहता है, जैसे आप काम कर रहे हैं, और काम इसी के तहत आपकी कई सारी पुस्तकें, चौरी चौरा विद्रोह या फिर टट्टा विद्रोह आ चुका है। तो जो लोग सबल्टन हिस्ट्री को लेकर काम कर रहे हैं वो हिस्ट्री कहाँ है और उसमें काम करने में क्या क्या परेशानियां हैं, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा। धन्यवाद जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। देखिए, सबाल्टर्न हिस्ट्री की बात आ रही है। मैं कहता हूं कि इस देश में जैसे भील विद्रोह की बात करिए, राजा काम किया है। आप सभी लोग ईमानदारी से बताइए जो इस प्रश्न को उठा रहे थे, अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए कि 1800 से लेकर 1925 तक जो भीलों के विद्रोह हुए, जो भील लगातार लड़े अंग्रेजों से, देशी सामंतों से, उसमें कितने भील नायकों को आप जान रहे थे ये बताइए। आप अगर आप 5 के भी नाम जान रहे थे तो मैं मान लूंगा, अपनी बात वापस ले लूंगा, लेकिन मेरा दावा है कि आप 5 के भी नाम नहीं जान रहे थे जो भील मुखिया जो है सामंतों से लड़ रहे थे। और इनका लिखित दस्तावेज मौजूद है, कोई कथा कहानी की बात नहीं है कि कोई कथा उठाकर लिख दी गई है। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की पत्रावलियां सुरक्षित हैं। भारत में वो सुरक्षित हो या न हो, उन पत्रावलियों को पलटिए और तब पता चलेगा कि ये भील मुखिया जो है इस देश के राजा थे, किंग थे। उसमें एक तो कुर बसावा का परिवार जो था, जो सगवारा स्टेट है राजस्थान का, सिरोही स्टेट के अंतर्गत आता है सगवारा। सगवारा का वो स्टेट था। और भील मुखिया आजादी के बाद 1947 के बाद उसने सरकार से आवेदन किया कि मुझे प्रीवी पर्स मिले, क्योंकि प्रीवी पर्स राजाओं को मिला, 9 लाख रुपये तक मिला था, जो बाद में समाप्त किया गया। तो जब कुर बसावा के परिवार ने अप्लाई किया कि मुझे भी मिले, तो सरकार ने उस पर नोटिंग किया है। ये नोटिंग 1953 तक चली है। सरकार ने कहा कि भाई वो तो सिरोही स्टेट है, राजपूत स्टेट का अंग है सगवारा, कोई अलग से राज्य तो था नहीं। तो सिरोही के राजा को प्रीवी पर्स दिया जा चुका है, तो कुर बसावा के परिवार को कैसे मिलेगा। कुर बसावा ने दावा किया और अपने पेपरों को लगाया कि नहीं, मैं कभी गुलाम रहा ही नहीं, मैं सिरोही राज्य में स्वतंत्र राजा था, मुझे अपना टैक्स लेने का अधिकार था, मेरे अपने लोग थे, अपनी सेना थी, मैं कभी गुलाम रहा ही नहीं। ये पत्रावली चली, फिर अंग्रेजों के पास भी गई है पत्रावली पहले, और अंग्रेजों के नोटिंग आई है, और नोटिंग के बाद से उसको प्रीवी पर्स स्वीकृत हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यहाँ की निम्न जातियां थी, जो दलित जातियां थी, उनके हकों पर हमने डकैती डाली।
उनके राज्यों को हड़पा और उसके इतिहास को आपने भुला दिया, कहीं लिखा ही नहीं। इस देश के इतिहासकार क्या कर रहे थे, अकादमियां क्या कर रही थी, जिनके पास सारे साधन रिसर्च के स्कॉलर है, उन्होंने भीड़ विद्रोह के नायकों पर काम क्यों नहीं किया? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर कोई काम करे तो आप कहिए जातिवादी है, काम कर रहा है, यानी आप चाहते हैं कि काम हो ही ना, जो इतिहास में घटित हुआ उसको दफन कर दिया जाए। जब आप ईमानदारी से उसको लिखना नहीं चाहते हैं, लिख नहीं रहे हैं, तो ये कमी किसकी है, आपकी है कि मेरी है कि मैंने लिख दिया? दरअसल हमारा समाज सोचने का जो हमारी नजरिया है, हम बहुत ज्ञान विज्ञान विरोधी लोग हैं, रहे हैं। हम बेहतर तरीके से जो सही है उसको सही कहना नहीं चाहते हैं, और जब तक आप सही को सही नहीं कहेंगे तब तक आप ऊंच नीच में, वर्ण व्यवस्था में सोचेंगे, बराबरी में आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए बहुजन नजरिए से इतिहास को लिखा जाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे नायक हैं जो दफन कर दिए गए हैं, जिन्होंने आजादी। एक और भी आपको प्रसंग बता रहा हूं, आप देखे होंगे कि माता दिन भंगी का नाम आता है 1857 की गदर। एक दूसरे माता दिन का नाम है जो मैं भी उस पर, उसका मेरा पेपर तैयार है, मैं अभी देने वाला। एक दूसरा माता दिन है, एक माता दिन भंगी है, एक दूसरा माता दिन है जो घुड़सवार सेना का नायक था, और उसने जब 1857 में लखनऊ से सेना कानपुर ग्रैंड चौक को हिफाजत के लिए बढ़ी है, तो कन्नौज के पास उसने बगावत किया और 3 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। किसी इतिहास की किताब में दर्ज नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे गरीब नायक हैं जिन्होंने अपना त्याग दिया, अपनी लड़ाइयां लड़ी हैं, और उनको इतिहास में कहीं जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इतिहास में उनको जगह तो आपने दे दिया जिन्होंने आजादी की लड़ाई को डिस्टर्ब कर दिया। आजादी की लड़ाई जो एक दिन एक निश्चित समय पर होनी थी, उसको भंग कर दिया, उसको आप नायक बना देते हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में लड़े मरे अंग्रेजों से, उसको आप गायब कर देते हैं इतिहास से। तो जाहिर है कि बहुजनों के इतिहास को आपने लिखा नहीं है। इसलिए मैं ये कहूं कि बहुजनों के इतिहास को यहाँ के तथाकथित अकादमियों के लोगों ने, जो जाहिर है कि खास और उच्च वर्ग के लोग थे, लिखने नहीं दिया, लिखा नहीं, तो बहुजन वर्ग जो पढ़ा लिखा है आगे आ रहा है वो उसको लिखेगा। अब आप उसको जातिवादी कहिए या जो कहिए, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप तय करिए ईमानदारी से। लेकिन अगर किसी वंचित आदमी के इतिहास को प्रामाणिकता के साथ आपके सामने रखा जाएगा तो उसको आपको स्वागत करना चाहिए ईमानदारी से। और ये कोई जातिवाद नहीं है, ये इस देश की मेधा का सम्मान है और ये होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा दर्शक अपने जो भी सवाल हैं वो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हाँ, राम प्रकाश कहते हैं, सर बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि चौरी चौरा विद्रोह के कारण भारतीय आजादी में देरी हुई। आप इस पर क्या मत है, आपका इस पर क्या मत है? देखिए, चौरी चौरा कांड की वजह से भारतीय आजादी में देरी नहीं हुई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को रोक देने से देरी हुई। अगर असहयोग आंदोलन को रोका नहीं गया होता तो ये आजादी बहुत पहले मिल गई होती। 1922 सबसे मुफीद समय था जब देश आजाद होता। सारे क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे। चौरी चौरा ने इस देश की आजादी को नहीं रोका। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोका, जिससे कि देश की आजादी रुकी और बहुत सारे नेता जेलों में डाल दिए। इसका दोष चौरी चौरा पर नहीं जाता। सर यहाँ पर अगला सवाल है जो जिस पर आप सबसे अंतिम समय में बात कर रहे थे, उसी पर सवाल है। सवाल है, हाउ कैन वी अर्ज आवर कंट्री टू बी पॉजिटिव टुवर्ड्स साइंस? देखिए, आपके पूरी कल्चर, हमारी कल्चर ही साइंटिफिक नहीं रही है। पहली बात रही ही नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट होने के लिए जरूरी है कि आप समानता और ज्ञान की इज्जत करें। अगर ऐसा हुआ होता तो बुद्ध नहीं पैदा हुए होते, ऐसा होता तो कबीर नहीं पैदा होते, रैदास नहीं पैदा होते। इस देश में ये जो पैरेलल आंदोलन चला है, ये उसी साइंटिफिक टेम्पर को लेकर लड़ा गया है और लड़ा गया है और लड़ा जाता रहेगा। और आज की स्थिति, जब तक हम गाथाओं में उलझे रहेंगे, गाथाओं से चलेंगे, तब तक साइंटिफिक टेम्पर नहीं पैदा हो सकता है इस समाज में। इस समाज में साइंटिफिक टेम्पर को पैदा करना है तो दुनिया के स्तर पर जिस तरह शोध हो रहे हैं उसके साथ मिलकर हमें काम चलना पड़ेगा। उनके मिल्क के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम गाय के गोबर से कैंसर ठीक करने लगे हैं और दुनिया जो है कीमोथेरेपी से लेकर दूसरे तरीके अपना रही है। तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम सोच क्या है। हम सर्जरी करते हैं, हम कहते हैं कि हम गणेश की सर्जरी, जो हमारे यहाँ बहुत पहले प्लास्टिक सर्जरी आप दिखा देते। आप सवाल नहीं कर पाते हैं कि जब एक आदमी के सिर को काट कर गिरा दिया गया था तो हाथी का सिर ही क्यों जोड़ा गया? हाथी की हत्या करके ना सिर काटा गया था।
तो एक आदमी की हत्या करके उसका सिर काट के छोड़ दिया जाता। सर्जरी तो आदमी की भी हो सकती थी, हाथी के सिर को ही काटा क्यों गए? तो इतना अनसाइंटिफिक एग्जाम्पल हमारे सामने दिए जाते हैं और फिर भी अब तर्क नहीं करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं और बराबर उसको गाते हैं। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पुष्पक विमान था, हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी, तो सवाल उठता है कि वो खत्म क्यों हो गई? विज्ञान ये कहता है कोई भी वस्तु तब तक जिंदा रहेगी जब तक कि उसका उपयोग होता रहेगा। जैसे कि एक चाकू है, चाकू से सब्जी काटने का काम तब तक होता रहेगा तब तक चाकू का अस्तित्व रहेगा। कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट तय हो जाएगा तो चाकू का इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लास्टिक सर्जरी पहले थी, पहले पुष्पक विमान था, तो उसको खत्म नहीं होना चाहिए था, उसको रहना चाहिए था ना। आज वो खत्म हो गया, यानी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो दुनिया के काम आ रही थी। तो विज्ञान का हमारा टेम्पर जो है, हमारा जो सोच है, वो पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। हम आज तक तय ही नहीं कर पाए हैं कि पृथ्वी जो है शेष के नाक पर टिकी है, कि कछुए के पीठ पर टिकी है, कि बरा के अगर कितने नाम पर टिकी हुई है, एक पृथ्वी को कहाँ कहाँ टिका देते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। केवल साइंटिफिक पूरा टेम्पर रहा है यहाँ का। हाँ, अगला सवाल है सर, did not you think if the non-cooperation movement was not withdrawn, it would lead the large scale bloodshed? इसमें आगे और है, and more Indians would die than British as they had police, army, modern arms. देखिए, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि हम इतिहास को यूं नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। ये तो चीजें इतिहास में दफन है, अब फिलहाल के होती नहीं है। देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसी आजादी बगैर हत्या के नहीं मिली है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर आजादी की लड़ाई में हत्याएं नहीं हुई है। 1857 से लेकर 1922 की आप बात करें, आगे क्या हत्याएं रुक गई? क्या आगे 1942 तक क्या हत्याएं नहीं हुई? क्या हत्याएं निरंतर जारी रही? ऐसा तो नहीं रहा कि आपने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो आगे हत्याएं बंद हो गई। बहुत सारे कांड उसके बाद हुए। असहयोग आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना ने अपना हथियार उठाया, जनता ने उसका जवाब दिया। आने वाले दिनों में अगर इस तरह की जितनी भी घटनाएं हुई, असहयोग आंदोलन के हटने के बावजूद भी हत्याएं हुई और लगातार चलती रही। 1942 में हुई, काफी लोग मारे गए। 1942 में बलिया में तमाम लड़के तिरंगा को फहराते हुए गोली से मार दिए गए। तो कहीं सिलसिला रुका तो नहीं है। तो ये कहना कि 1922 में असहयोग आंदोलन को अगर स्थगित नहीं किया गया होता तो ज्यादा हत्याएं होती, ये एकदम एक गलत एजम्पशन है। औपनिवेशिक सत्ता को हत्या करनी थी, वहां पर उसने हमेशा किया है। जहां पर जनता का प्रतिरोध बढ़ा है वहां हत्याएं रुकी है। तो प्रतिरोध से ही हत्याएं रुक सकती थी। वो ऐसा नहीं था कि आपने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो हत्याएं रुक गई। इससे दूसरे शब्दों में आप कहिए कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद अंग्रेजों का हौसला बढ़ा और तमाम क्रांतिकारियों को उन्होंने फांसी दे दिया। भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी दे दी गई। इसका दूसरा इम्पैक्ट पड़ा हमारे यहाँ। नहीं तो हमारे बहुत क्रांतिकारी जिस रास्ते पर भगत सिंह चल रहे थे, मुझे तो पूरा विश्वास था कि देश को दूसरी आजादी मिलती, जो वास्तविक आजादी मिलती, जो नहीं मिल पाई। हाँ। तो ऐसा असहयोग आंदोलन को रोक देने की वजह से हुआ। अगर नहीं रोका गया होता है तो दूसरी और सही सच्ची आजादी हमको हासिल हो सकती थी, जो नहीं हो पाई। शायद मुझे लगता है कि अब किसी का कोई सवाल नहीं है। अगर आप मतलब और कोई बात सर जोड़ना चाहेंगे आप, या फिर हम यहीं पर सेशन को खत्म करें? ठीक है, बात हो गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि चौरी चौरा के इतिहास को हमें एक गंभीरता से पढ़ना चाहिए और इस रूप में पढ़ना चाहिए कि देश की आजादी में सबका खून बहा है। जो साथी जातिवाद की बात कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि सबका खून बहा है, गरीब जातियों का खून बहा है और सबसे ज्यादा मुसलमानों का खून बहा है। हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ कंधा मिलाकर इस देश की लड़ाई लड़े हैं। ये देश सबका है और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को एक समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। और जब तक हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये जातिवाद का रोग भी खत्म हो सकता है, तब तक न्याय की परिकल्पना जो है इस देश में साकार नहीं हो सकती है और बगल इसके हुए देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत लंबी वार्ता चली और खास चीज इसमें ये रही कि जो भी पार्टिसिपेंट्स उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सवाल पूछे। किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सवाल ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज होते हैं और एक विचार विमर्श का दौर बनाना, जो कि मुझे लगता है कि इस सेशन में बना हुआ था। बार बार कंसर्न उठाए जा रहे थे और उसके बार बार जवाब दिए जा रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं जो भी साथी, जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा।
और पूरी सोशियो लीगल लिटरेरी टीम की तरफ से और कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्ट टीम की तरफ से सभी को धन्यवाद। और इस आयोजन को सफल बनाने में जो भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जिन लोगों ने भी जिस भी तरह से सहयोग किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद सर। मेरी ओर से भी सभी साथियों को धन्यवाद, सबको नमस्कार। और मैं उम्मीद करूंगा कि सबको जो है उनके प्रश्नों का उत्तर भले ही ठीक से ना मिला हो, लेकिन वो विचार करेंगे और फिर कभी हम बात करेंगे। धन्यवाद।